नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला दिशा कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए, ये उत्तर प्रदेश का तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो पड़े हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो में कुछ आवाज की प्रॉब्लम थी, अब इसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम को दूर किया गया है। धीमे धीमे आपको वीडियो की क्वालिटी इंप्रूवमेंट होकर मिलती रहेगी। थोड़ा सा आप साथ दीजिए। नया मंच है, नया प्लेटफॉर्म है, और आपको मालूम है लॉकडाउन की स्थिति में नए जो टेक्नोलॉजी जो हमको उपकरण चाहिए वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा आपको और अच्छी क्वालिटी की क्लासें आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए, अब एक नई शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश, देखिए हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन क्या है। इसके बाद दूसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन क्या है, और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विभाजन के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी कौन है, राजकीय पशु कौन है, राजकीय राज्य चिन्ह कौन है, इस तरीके से राजकीय भाषा क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान वीडियो है, लेकिन कभी कभी चीजें क्या होती हैं, आसान चीजें ही परीक्षाओं में पूछ दी जाती हैं और वो हमको कंफ्यूजन के कारण हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कभी भी कोई व्यक्ति एग्जाम में कठिन सवालों से नहीं पास या फेल होता है। हमेशा सरल सवाल सही करने पर आपका सिलेक्शन होता है, और सही सवाल गलत करने पर आप हजारों की संख्या में पीछे चले जाते हैं और आप रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको सरल क्वेश्चन को सरल नहीं मानना है। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा राजकीय पक्षी, हमारा मतलब हम सभी लोग जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? क्रॉन्च है या सारस है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्रॉन्च या सारस है। राजकीय पशु जो है वो बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प पलाश है। इसे हम टेसु भी बोलते हैं, लाल रंग का होता है, लाल रंग का टेसु भी बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पलाश किस रंग का होता है, तो पलाश लाल रंग का होता है। ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक है ना। अशोक राजकीय वृक्ष है जो कि संपन्नता का सूचक है। ठीक है ना। चलिए, राजकीय चिन्ह, तो भारत के जो प्रदेश उत्तर प्रदेश है, इसका जो राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा, जो लोग स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में होते हैं, आप भी बहुत ही जल्दी उत्तर प्रदेश की सेवा में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको चिन्ह मिलेगा। हम लोग अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है ना। एक अच्छा 6 की जो बुक आती थी उसमें लिखा होता था पीछे से उत्तर प्रदेश सरकार, गोल तरीके का। तो उसमें 2 चिन्ह होते, क्या होती, 2 मछलियां होती थी दाएं और बाएं तरफ से, और तो मछलियां होती थी और तीर धनुष होता था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2018 में यूपी पुलिस में कि इसे कब स्वीकृत किया गया? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को 1938 में स्वीकृत किया गया। ये बात पूछी जा चुकी है 1938 में। ठीक है ना। और जो मछलियां हैं वो किसका द्योतक है, किसका प्रतीक है? तो जो मछलियां हैं अवध में नवाबों के शासन का प्रतीक है। ठीक है ना। अवध में नवाबों के शासन का प्रतीक है। चलिए, आपको मालूम है अवध का प्रथम शासक, 2 प्रश्न यहां पर बनते हैं। अवध में का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम जो नवाब था वो था सदुल्ला खान या बुरहान उल मुल्क। जबकि अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब था नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। एक प्रश्न और बनता है, अवध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो अवध की जो प्रारंभिक राजधानी थी अयोध्या थी। अयोध्या, वर्तमान में इसका नाम अयोध्या है, पूर्व नाम इसका फैजाबाद, जिला फैजाबाद। और कालांतर में राजधानी क्या हो? बाद के वर्षों में, कालांतर मतलब बाद के वर्षों में, अंतिम वर्षों में राजधानी अवध हुई लखनऊ। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, इन्हीं की पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल, और 1857 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत लखनऊ से हुई थी या अवध राज्य से हुई थी। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है
कि उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला कौन थी जिसने 1857 के संग्राम में भाग लिया था। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला एक होती है रानी लक्ष्मीबाई, एक होती बेगम हजरत महल। और हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग रानी लक्ष्मीबाई मान देते हैं और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। इसका बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसका आंसर होगा, क्या होगा, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी और बेगम हजरत महल, और इन्हीं बेगम हजरत महल जो 1857 में वो अंग्रेजी शासन से मोर्चा ले रही थी, उस समय उन्होंने अवध की गद्दी पर अपने बेटे बिजलिस कादिर को गद्दी पर स्थापित किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 में अवध की गद्दी पर कौन सा शासक बैठा था। तो 1857 के संग्राम के समय अवध की गद्दी पर बिजलिस कादिर बैठा था। बिजलिस कादिर किसका बेटा था? तो बिजलिस कादिर नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल का बेटा था। इन बातों को ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, ठीक है ना। अब दूरदर्शन का पुराना दौर लौट आया है, आपको मालूम है आने वाले कुछ दिनों में श्री कृष्णा धारावाहिक भी चालू होने जा रहा है और शाम को 8 से 9 शक्तिमान भी आता है। तो वही बात आ गई, ठीक है ना। जो शक्तिमान है वही गंगाधर है। तो छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, जो छोटी बातें हैं वही मोटी बातें हैं, उन बातों को आपको गौर करना है, ठीक है। चलिए, तो एक तो दो मछलियां अवध में नवाबों का शासन का प्रतीक था, और तीर धनुष, और क्योंकि जो लखनऊ राजधानी है उसको अवध नरेश राजा राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर उसका नाम लखनऊ पड़ा, तो इसीलिए वो राम राज्य के शासन का भी प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का, गंगा यमुना तहजीब का ध्यान रखा गया है। तो ये देखिए, तीर धनुष राम राज्य का प्रतीक है। राम राज्य में जैसे प्रजा सुखी थी उसी तरीके का प्रतीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, राज्य की भाषा, किसी भी राज्य की भाषा ही वो साधन होती है जो शासन व्यवस्था के द्वारा उस राज्य की अभिव्यक्ति का प्रतीक होती है, एक्सप्रेशन का प्रतीक होती है, सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन। तो उत्तर प्रदेश में कितनी राज्य की भाषा है? तो उत्तर प्रदेश की 2 राज्य की भाषाएं हैं, एक हिंदी है, एक उर्दू है। हिंदी को आजादी के बाद से ही 1947 में स्वीकार कर लिया गया था, जबकि उर्दू को 1989 में स्वीकृत किया गया, ठीक है। चलिए आज, ठीक है, देखिए अब इसी के आगे क्रम में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव, उत्तर प्रदेश के प्रमुख कथक, उत्तर प्रदेश के नृत्य होते हैं, ठीक है ना, लोकगीत, लोक नृत्य, ये सब जानेंगे, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने बताया उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य, कथक, इसके बारे में सब बातें जानेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख मेले, ठीक है ना। तो आपका भौगोलिक विभाजन और प्रशासनिक विभाजन उत्तर प्रदेश में कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना है, दोनों जगह से आपको एक क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है। इसके आगे हम देखते हैं ददरी मेला। ददरी मेला हमने आपको पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश से पूर्वी जिला कौन है? बलिया। तो जो ददरी मेला है कहाँ का है? बलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, और एक ट्रेन भी चलती है लखनऊ से मेरठ की, नौचंदी एक्सप्रेस, ठीक है ना। नौचंदी मेला, नौचंदी माता का मंदिर है, और वही नौचंदी माता ये एक धार्मिक मेला है मेरठ, ठीक है ना। शाकंभरी मेला, शाकंभरी देवी माता का मंदिर सहारनपुर में है। आपको मालूम उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर, ठीक है ना। और पूर्वी जिला कौन सा? बलिया है, ठीक है ना। तो ये आपका पूर्वी जिला हो गया और ये आपका उत्तरी जिला हो गया। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला पशु मेला है जो कि आगरा जिले में लगता है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसी बटेश्वर गांव के ही रहने वाले थे, ठीक है ना। तो बटेश्वर मेला बहुत फेमस है आगरा में। कलिंजर मेला, कलिंजर मेला का संबंध बांदा से है, ठीक है ना। कलिंजर मेला, कलिंजर वह किला है जहां पर शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, और शेर शाह सूरी ने भारत में 1540 से लेकर 1545 के बीच में शासन काल किया था। और बीच में मुगलों को शासन को अपदस्थ करने वाला कौन सा शासक था? तो कौन सा अफगानी शासक था? तो मुगलों के शासन को अपदस्थ करने वाला जो अफगानी शासक था वो कौन था? शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? कलिंजर पर हुई थी, और उसी कलिंजर का वर्तमान नाम क्या है? बांदा। तो कलिंजर मेला कहां लगता है? बांदा जिले में, ठीक है ना। चलिए, सैयद सलार मेला, बहुत इंपॉर्टेंट, सैयद सलार मेला बहराइच में, ठीक है ना, बहराइच में लगता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहां की यात्रा की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्वेश्चन पूछा जाता है, सैयद सलार
की दरगाह की यात्रा की थी बहराइच जिले में, ठीक है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, और मकनपुर मेला फर्रुखाबाद, आपका प्रश्न आएगा फर्रुखाबाद में लगता है। तो इस तरीके से ये इन प्रश्नों को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बना लेने हैं, इन सब प्रश्नों को पढ़ना है, ठीक है ना। जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये क्वेश्चन तो चीजें आपको छोटी लग रही होंगी लेकिन बहुत ही मोटी है। हम उम्मीद करते हैं कि लेखपाल की परीक्षा में आपको यहां से अभी तक जितना उत्तर प्रदेश पढ़ाया, यहां से कम सीधे सीधे कम से कम एक प्रश्न तो मिलेगा ही। तो इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू बनी रहेगी, और हम चाहते हैं कि अभी तक तो अपनी कोचिंग की स्टूडेंट जो ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं उनको ही फायदा मिल रहा है। आपको अपने भाई बहन या जो आपके कजिन हो या आपके जो दोस्त हो, मित्र हो, उन तक इस वीडियो को शेयर करिए, और शेयर करने के बाद आप पर्सनल तरीके से उन लोगों को बोलिए कि इस वीडियो को देखें। 2-4 क्लासों में हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे, क्वालिटी इन द सेंस टेक्नोलॉजी के सेंस में हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे। और जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हमको भी लगेगा कि नहीं, हम जो जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो फलीभूत हो रहा है। आप लोगों का सहयोग की जरूरत है। जिस तरीके से ऑफलाइन में भी आपका सहयोग मिलता रहा, उम्मीद करते हैं इसी तरीके से ऑनलाइन में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।